गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड यूनिट विच इज़ डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिजिड बॉडीज़ के अगर हमें मोशन को स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी है क्या। ठीक है, तो रिजिड बॉडी बेसिकली क्या होती है? असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस होता है वो अनचेंज्ड होता है जब भी कोई अनबैलेंस्ड फोर्स या फिर टॉर्क एक्ट करता है उस बॉडी के ऊपर। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि उसकी जो शेप है गिवन रिजिड बॉडी की वो भी चेंज नहीं होती है ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, और जो मोशन होता है रिजिड बॉडी का वो मेनली दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रांसलेशन मोशन एंड अनदर वन इज रोटेशन मोशन। तो रोटेशन मोशन को हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ट्रांसलेशन मोशन होता है, ठीक है, इट कंस्टिट्यूट्स particle of given rigid body moves along parallel straight line and it undergoes equal displacement in equal time. ठीक है, it means कि जो ट्रांसलेशन मोशन है उसमें जो वेलोसिटी है एवरी पार्टिकल की जो कि बॉडी के साथ मूव हो रही है इज सेम एट एनी इंस्टेंट एंड हेंस द सेम लीनियर एक्सेलरेशन फॉर एवरी पार्टिकल। ठीक है, लेकिन लीनियर मोशन ट्रांसलेशन की बजाय अगर हम रोटेशनल की बात करते हैं, ठीक है, तो जो बॉडी मूव होती है वो यहाँ पे रोटेशन की फॉर्म में जो है उसका मूवमेंट होता है, यानी कि रोटेट करती है बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस in which each particle of the body describe concentric circles about the axis। ठीक है, और जो different constituent particles हैं उस body के they have different linear velocities although उनकी जो angular velocity होती है वो same होती है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि जो rotation motion है is produced by a torque acting on by the body। So in general, the motion of a rigid body is a combination of translational and rotational motion both. Now, center of mass क्या होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे तो। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास हमने 11th में भी पढ़ा है, उससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ा है और हमने फर्स्ट यूनिट में भी सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि ईच पॉइंट जो बॉडी के ऊपर होता है experiences the same displacement as time passes so that the motion of any one particle represent the motion of the whole body। लेकिन अगर हम रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट होगा बॉडी का which moves in the same way as that a single particle subjected to the same external force would move। यानी कि वो उसी तरीके से बिहेव करता है जैसे कि एक सिंगल पार्टिकल जो है बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, सेम एक्सटर्नल फोर्स में। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो हम अगर सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज दैट पॉइंट विद इन और आउटसाइड द बॉडी विच मूव्स इन द सेम वे इन विच अ सिंगल पार्टिकल having the total mass of the rigid body and subjected to same external force would move। ठीक है ना, यानी कि हम बहुत ही सिंपल सी टर्म्स में ये भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट चाहे वो उस सिस्टम के बाहर हो या उस बॉडी के अंदर हो, ठीक है, वो पॉइंट वो होना चाहिए जहाँ पे उस होल बॉडी का मास कंसंट्रेट करता हो। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द गिवन बॉडी। तो बॉडी ऑलवेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम एट इट्स सेंटर ऑफ मास प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का वो बहुत ही यूजफुल मिला मोशन ऑफ रिजिड बॉडी को स्टडी करने में। ठीक है, और इसकी जो पोजीशन होती है सेंटर ऑफ मास की वो हर एक उसके लिए डिफरेंट होती है और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि वो जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की वो कैसे जो है
डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए किससे कहाँ पे लाई करती है। जैसे कि अगर हम यूनिफॉर्म रॉड की बात करें तो मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड जो है वो सेंटर ऑफ मास होता है, पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के लिए सेंटर ऑफ द डिस्क होता है। सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ द रिंग होता है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक के लिए अगर हम बात करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, वो जो पॉइंट होता है वो होता है सेंटर ऑफ मास। क्यूबिकल ब्लॉक में जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। स्फीयर में सेंटर ऑफ द स्फीयर। ट्रायंगुलर लैमिना में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर लैमिना जो होता है उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। सिलेंडर में सेंटर ऑफ द एक्सिस। कोन और पिरामिड में ऑन द लाइन जॉइनिंग द एपिक्स to the center of base at distance equal to 1/4 of the length of this line from the base। तो ये कुछ कॉमन जो है शेप्स हैं रिजिड बॉडी की जो हम अपने आसपास देखते हैं, पढ़ते हैं और जिनको समझते हैं, और ये उनके पॉइंट पोजीशन है सेंटर ऑफ मास के जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जो आपको आगे भी काम आएंगे, ठीक है। तो अब जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है जनरल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का जनरल मोशन बेसिकली कैसे डिफाइन होता है? रिजिड बॉडी का जो जनरल मोशन होता है वो हम तब बोलते हैं जब वो दोनों मोशंस को पजेस करता है, यानी कि ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन या हम बोलेंगे जनरल मोशन को पढ़ने के लिए हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन की जो पोजीशन है रिजिड बॉडी की एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम, और उसका जो ओरिएंटेशन है हर टाइम पे वो हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक ये डायग्राम कंसिडर करा है जिसमें ए जो है वो रिजिड बॉडी है, ठीक है, और इसको हमने एक XYZ कोऑर्डिनेट एक्सिस में ले लिया है। ओ जो है ओरिजिन है, ठीक है। तो अब हमने O डैश जो है हमने कंसिडर कर लिया कि एक ऐसा पॉइंट है, हम ये नहीं बोल रहे कि वो सेंटर ऑफ मास है, लेकिन वो एक ऐसा पॉइंट है जो उस बॉडी पे लाई करता है, ठीक है। और O से O डैश का जो डिस्टेंस है वो है R, जो उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अगर ट्रांसलेशनल मोशन होता है तो R जो है चेंज हो जाएगा और उसके R से हमें पता चल जाएगा उसकी पोजीशन के बारे में। समझ में आया? तो हम उससे पता कर सकते हैं उस रिजिड बॉडी की पोजीशन के बारे में। तो ये तो हमें पोजीशन का तो पता चल गया। अब सेकंड जो पॉइंट है वो है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन किससे पता चलेगा? तो उसके लिए हमने क्या कंसिडर कर लिया, हमने एक x डैश y डैश z डैश जो है परपेंडिकुलर एक्सिस एक कंसिडर किया है, ठीक है, जो कि O डैश पे फिक्स्ड है और उनके जो डायरेक्शंस हैं वो स्पेसिफाइड हम कर सकते हैं x y z के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। अब जैसे जैसे बॉडी रोटेट होगी तो जो उसका ओरिएंटेशन है वो O डैश के विद रिस्पेक्ट चेंज होगा और वो हमें जो है इस तरीके से दिखाई देगा। OYZ की के इनिशियल फ्रेम के विद रिस्पेक्ट हमें उसमें चेंज शो हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हमें उसका ओरिएंटेशन भी पता चल गया। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ रोटेशनल मोशन क्या है। नेचर ऑफ रोटेशनल मोशन का मतलब जैसे हमने ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में पढ़ा, ऐसे ही हम रोटेशनल मोशन में अब हमें किस तरीके से क्या हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन किसी भी रिजिड बॉडी का वो हमें पता है कि इट कैन बी इन 1, 2 और 3 डायमेंशन, लेकिन अगर हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की तो इट कैन बी इन ओनली 2 और 3 डायमेंशंस, ठीक है। तो जो रोटेशनल मोशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सारी क्वांटिटीज़ को एंगुलर क्वांटिटीज़ में स्टडी करना पड़ेगा रेदर देन लीनियर क्वांटिटीज़। जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्लेस कर देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, लीनियर वेलोसिटी को हम रिप्लेस कर देंगे एंगुलर वेलोसिटी से, एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसी तरीके से जो इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स थे जो आपने पढ़े हुए हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू s, ये जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े इनको भी हम क्या करेंगे, हम एंगुलर क्वांटिटीज़ के फॉर्म में जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट यूज़ जो होता है कॉम्बिनेशन न्यूटन्स लॉज का और जो काइनेमैटिक इक्वेशंस का रोटेशनल मोशन के लिए, वो बेस्ट अप्रोच के लिए एनालाइज किया गया है, ठीक है ना, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मोशंस के लिए। तो उसके लिए अब हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशंस है काइनेमैटिक्स की उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल फॉर्म, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं एक रिजिड बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है विद यूनिफॉर्म
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और उसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा नॉट, और जो एंगुलर वेलोसिटी एट आफ्टर टाइम टी है वो है ओमेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उस बॉडी में टाइम टी के साथ, उसको हम थीटा कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अल्फा क्या हो गया, डी ओमेगा ओवर डी टी, और डी ओमेगा क्या हो गया, अल्फा डी टी। डी टी को इधर ले गए तो क्या बन गया, अल्फा डी टी। क्लियर है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ओमेगा नॉट से ओमेगा, तो और टी मेरा कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू टी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी टर्म, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा टी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ना ये, ओमेगा जो है फाइनल वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट जो इनिशियल वेलोसिटी है, अल्फा जो है एक्सेलरेशन है, टी जो है टाइम है, ठीक है। अब सिमिलरली हम ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थीटा हमारा डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है ना, तो हमने डिस्टेंस, तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, तो इसको हमने इसके फॉर्म में लिख दिया। डी थीटा क्या हो गया, डी टी को हम यहाँ ले गए, ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। अब इसको हम देखते हैं कि अगर टाइम मेरा 0 है तो थीटा भी मेरा क्या हो जाएगा, 0। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 टू थीटा, 0 टू टी एंड 0 टू टी। तो जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज सिमिलर विद द इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि हमने इस लीनियर काइनेमेटिक इक्वेशन को चेंज कर दिया इन दिस एंगुलर फॉर्म। क्लियर है। अब एक लास्ट इक्वेशन रहेगी, थर्ड इक्वेशन, उसको भी देख लेते हैं। अल्फा जो है अभी हमने पढ़ा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी ओमेगा ओवर डी टी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, डी थीटा से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या हो गया, डी थीटा और डी टी क्या हो गया, ओमेगा, ठीक है, और डी ओमेगा और डी थीटा एज इट इज। क्लियर है। अब डी थीटा को मैं ले गई उस तरफ, तो क्या हो गया, अल्फा डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा। अब टी जब 0 है तो थीटा क्या होता है, 0, और ओमेगा की है इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल। सिमिलरली टी जब टी हो जाता है तो थीटा थीटा के इक्वल और ओमेगा ओमेगा के इक्वल। तो हमने वो लिमिट्स अप्लाई कर दी यहाँ पे और इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा थीटा हाफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और 2 को उधर ले गए तो क्या हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। क्लियर है यहाँ तक ये चीज समझ में आ गया। तो इसमें आपको अगर कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।